हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, जेनेटिक्स की 4th क्लास में हम आज क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, और जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उनकी बात करेंगे हम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उनको भी हम समझेंगे। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में यह आया कि सर जेनेटिक्स को आपने जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में आपने 4 टोटल लेक्चर लिए। आपने डे 1 पर 2 लेक्चर लिए, डे 2 पे आपने फिर 2 लेक्चर लिए, तो इतना बड़ा बड़ा क्यों है? आप वो इतना लंबा लंबा क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बेटा ये चैप्टर ऐसा ही है, यदि हम समझेंगे नहीं इसको हमें, तो ये केवल खाना पूर्ति रह जाएगी। तो यहां पर वो देखो, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो एक लेक्चर में पूरे होंगे, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे यहां पे हमें 3 या 4 लेक्चर, 3 या 4 पार्ट लेने पड़ेंगे। आपके मैंने दिन 2 ही लिए हैं, लेकिन मैंने लेक्चर 4 पार्ट, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मैंने आपका वो लेक्चर बेटा लिया हुआ है, केवल इसलिए ताकि कि हम कोई इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना कर जाए। मैंने पहले भी कहा है, ये टाइटन बैच है, एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स है, और हमें अभी भी नहीं मालूम है कि नीट के एग्जाम की डेट अभी जो 1 अगस्त दी गई है तब होगा नहीं होगा, कुछ नहीं मालूम हमको। अभी हम 1 अगस्त को ही टारगेट कर चल रहे हैं। ठीक है ना? कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया कि सर जो क्रैश कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, सेशन है, वो कब तक चलेगा? जब तक आपकी नीट का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक रहेगा, कोई अलग से सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना पड़ेगा। जो चल रहा है उसमें टेस्ट आपके चलते रहेंगे। क्रैश कोर्स की क्लासेस पूरी होने के बाद आपके लगातार डीपीएस आपको मिलते रहेंगे, लगातार आपके ऑनलाइन टेस्ट चलते रहेंगे, और आपकी कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे, जिससे कि आपसे हम कनेक्टेड रहें। जैसे एमसीक्यू वाली क्लासेस, वो सब तब तक चलती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि ये जुलाई तक के लिए है कि अगस्त तक के लिए। जब तक आपका नीट 2021 का एग्जाम नहीं हो जाता है, बायोमेंटर्स की टीम आपके बाजू में खड़ी रहेगी बराबरी से। बेटा चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे बेटा वो सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे, लिंग निर्धारण के ऊपर बात करेंगे कि कैसे वो डिसाइड होता है एनिमल्स में कि मेल और फीमेल का फिनोटाइप कैसे डिसाइड होता है। एक वर्ड बेटा होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप बोले तो क्या? जीनोटाइप बोले तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? जीनोटाइप का मतलब हो जाएगा जेनेटिक मैकअप। हम क्या बात करें? जीनोटाइप की बात करेंगे तो हम बोलते हैं जेनेटिक मैकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के। जब हम फिनोटाइप बोलते हैं इसका मतलब क्या हो गया? मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो मेल और फीमेल को अलग अलग दिखाई पड़ना, याद रखिए, एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी का याद रखिएगा। मेल और फीमेल अलग अलग दिखाई पड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं हम उसे बोलते हैं डाइमॉर्फ, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं हम। ठीक है ना? क्लियर? तो अभी हम बात करेंगे कि मेल और फीमेल जेंडर कैसे बनते हैं, जेनेटिक्स में इसका क्या रोल है, उस पर हम बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए, हमेशा से कि द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन ए पजल बिफोर जेनेटिशियन के। जो जेनेटिशियंस थे, जेनेटिस्ट थे, उनके सामने हमेशा एक पहेली के समान था कि मेल और फीमेल। क्योंकि देखो, अब ये पहेली के समान क्यों था? जैसे भारत देश जैसे देश की बात करें, फॉर एग्जांपल हम यदि अपनी कंट्री की बात करें तो यदि यदि वो एक परिवार में लड़कियां ही लड़कियां हो रही है कि पहली बच्ची संतान लड़की है, दूसरी संतान लड़की है, तीसरी संतान भी लड़के की उम्मीद में लड़की हो गई, अब 3 लड़कियां हो गई है, तो पता है आपको हमारे जैसे समाज में दोष किसका है? उस महिला का जिसने उन बच्चों को जन्म दिया है। किसको ताने सुनने पड़ते हैं कि भाई ऐसी बहू लेकर आए हैं जो देखो लड़के ही लड़कियां घर में हो रही है। वंश का चिराग, जैसे कि डायनासोर के वंशज हो कोई के कि चिराग वो है ही नहीं कोई चिराग। ठीक है, मतलब वो वैल्यू नहीं इसके। तो लड़की होने का दोष किसका? उस लड़की का मां का। जबकि एक्चुअली में जेनेटिक्स कुछ और बोलता है। जेनेटिक्स कहता है कि भाई लड़का या लड़की होना डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर, कि स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम था कि वाई क्रोमोसोम था। महिलाओं के एग तो एक समान होते हैं, सब में एक्स क्रोमोसोम होता है। आप सोचिए आप कितना बड़ा फर्क है। तो ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मतलब ये। चलिए, तो जेनेटिशियन जानने की कोशिश कर रहे थे इसको के द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट ऑफ इंसेक्ट के। अब यहां पर क्या एमसीक्यू बनता है बेटा? यहां पर एमसीक्यू ये बनता है कि एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले किन जीवों में प्रमाण मिले के, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म गिव्स द फर्स्ट क्लू अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। सुनना बात,
गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण के लिए सबसे पहले किन जीवों से हमें जो है वो क्लू मिला, उनसे संकेत मिला। आंसर आएगा इसका इंसेक्ट्स। ठीक है, क्या आंसर आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा इंसेक्ट्स के। क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा बेटा इंसेक्ट्स। ठीक है, यानी जो इंसेक्ट्स थे, इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, तब पहली बार इस बात का सिंबल मिला, संकेत मिला कि कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने? लिखा some of the experiment carried out in insect के in fact the cytological observation made in a number of insect lead to the development of the concept of genetic और chromosomal basis of sex determination। अब देखो यहां पर अगला एमसीक्यू बनता है बेटा, याद रखो इस एमसीक्यू के। देखो बेटा मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप कई बार एनसीईआरटी पढ़ते तो हैं पर आप ये नहीं समझ पाते हैं कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन क्रिएट करेगा। वो पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो कहेगा आपसे कि फॉर दी which of the following organisms give the first evidence about the development of concept of genetic or chromosomal basis of sex determination। लिंग निर्धारण की गुणसूत्रीय अवधारणा या आनुवंशिक अवधारणा के लिए किन जीवों से पहली बार हमें कोशिकीय प्रमाण मिलते हैं? आंसर है इंसेक्ट्स। क्या आंसर है बेटा? इंसेक्ट्स। ठीक है, ठीक, जैसे कि ग्रास होपर की बात करें, इनसे प्रमाण मिले हैं हमको। ठीक है, फिर देखो आप क्या देख रहे हो बेटा, यहां पर हमें तस्वीर दिखाई पड़ रही है, यहां पर हम देख रहे हैं बेटा, यहां पर हमको जो है वो देखें तो यहां पे हमको जो है वो सेक्स डिटरमिनेशन की हमको जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं मेल और फीमेल के। मेल और फीमेल में क्या है बेटा? मेल में XY क्रोमोसोम है, फीमेल में XX क्रोमोसोम है। मतलब X और Y के X, देखो इसका मतलब यह है कि हम बात करते हैं, क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं कि XY प्रकार का सेक्स डिटरमिनेशन कहां देखने मिलेगा हमें? XX और XY प्रकार का सेक्स डिटरमिनेशन हमको जो है वो ह्यूमंस में देखने मिलता है। याद रखना बेटा, ह्यूमंस के समान ये ड्रोसोफिला के अंदर भी होता है। ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, परंतु उसमें XX और XY प्रकार का सेक्स डिटरमिनेशन हमको देखने मिलता है। पक्षियों में अलग बात है कि हाँ, यदि हम लोग चिड़िया होते, ठीक है, पक्षी होते, बर्ड होते, और फिर पक्षियों में यदि मान लो इमेजिन करते हैं कि पक्षियों में जो अंडे हैं उनमें से केवल जो है वो हम बोले कि उन पक्षियों के जो अंडे हैं उनमें से केवल जो है वो फीमेल बर्ड का जन्म हो रहा है, और फिर वो फीमेल बर्ड की सास उसको बोलती कि चिड़िया बहू जो है देखो लड़कियां हो रही है, तुम दोषी हो इसकी, तो बात हम मान भी लेते। क्यों मान लेते हैं हम? फीमेल्स में उल्टा है, यानी देखो सास बहू का जो आरोप है ना कि बहू पर आरोप लग रहा है केवल लड़कियां हैं, ठीक है, ये तुम्हारी कोख ऐसी है, तुम इस प्रकार की हो, तुम्हारा वंश ऐसा है, ऐसी बातें होती भाई गांव के अंदर। आप शहर के हैं तो आपको नहीं मालूम होगा, पर गांव के लोगों को पता होती चीजें के। तो ये जो आरोप है, ये आरोप बिल्कुल सही है कि यदि आप चिड़िया वंश में होते, एवीज होते, मैमल्स ना होते। यहां तो बात अलग है, कहानी अलग है, समझ गए ना? तो ये जो है याद रखना कि चिड़िया की सास सही बोलती है और मनुष्य की सास गलत बोलती है। ठीक है ना? ठीक, चलो, है ना? मैं फैमिली में ऐसा देखते हैं हम अपने आस पड़ोस में, यदि आपके यहां नहीं तो आप अपने देखेंगे आस पड़ोस में कहीं ना कहीं तो ये घटनाएं घट रही होती है। हमारा देश ही घटनाओं का देश है, घटना प्रधान देश है, कुछ ना कुछ घटना कहीं ना कहीं घटती रहती है। चलिए, तो अभी हम लौट के आते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे, वर्ड्स में देखो, आप वर्ड्स में जो फीमेल है, फीमेल के पास में दो सेक्स क्रोमोसोम है, दोनों अलग अलग होते हैं कि वहां पर हमको ZZ और ZW प्रकार का सेक्स डिटरमिनेशन देखने मिलता है। अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे आगे बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले उस साइंटिस्ट की बात करते हैं जिसने इंसेक्ट के अंदर ये खोज निकाला, जिसने कीटों के अंदर ये खोज निकाला, इंसेक्ट में जिसने खोज निकाला कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, कैसे क्रोमोसोम उसमें रोल प्ले करता है। हैंकिंग 1891 की बात है, 1891 के, कुड ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। उन्होंने एक विशिष्ट नाभिक की संरचना को देखा। कब देखा? स्पर्मेटोजेनेसिस के समय देखा कुछ इंसेक्ट में उन्होंने के, और इन्होंने कहा कि and it was observed by him that 50% of sperm received this structure। उन्होंने पाया कि 50% स्पर्म में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट था और 50% स्पर्म में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने पाया कि एक इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट में जब स्पर्म बन रहे होते हैं, इंसेक्ट में स्पर्म बन रहे होते हैं तो 50% स्पर्म में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था और बाकी में प्रेजेंट जो है वो नहीं था। यहां प्रेजेंट था, यहां प्रेजेंट नहीं था, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर था क्या? बाद में मालूम चला कि दिस इज द डिस्कवरी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये था एक्स क्रोमोसोम। क्या था ये?
एक्स क्रोमोसोम था, तो एक प्रकार से एक्स क्रोमोसोम को खोजा गया। इसको हैंकिंग ने जो है वो एक्स बॉडी कहा, इसको एक्स बॉडी कहा गया। क्या कहा गया कि आधे स्पर्म में एक्स बॉडी होती है, आधे में नहीं होती है। ठीक है, देखिए हैंकिंग गैव द नेम टू दिस स्ट्रक्चर, एक्स बॉडी कहा इन्होंने इसको, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, ये इसका महत्व जो है वो नहीं बता पाया। केवल एक ऑब्जर्वेशन, हैंकिंग ने केवल एक ऑब्जर्वेशन बताया कि भाई आधे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें एक्स बॉडी होती है, आधों में एक्स बॉडी नहीं होती है। कि बाद में वैज्ञानिकों ने जो है और इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वॉज इनफैक्ट ए क्रोमोसोम, जो हैंकिंग ने एक्स बॉडी को बताया वो एक गुणसूत्र था और इसे कहा गया एक्स क्रोमोसोम। चूंकि इसको पहले एक्स बॉडी कहा गया तो वही एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया इसको। के पाया गया कि ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज एक्सओ टाइप, के बड़ी संख्या में कीटों के अंदर, इंसेक्ट के अंदर जो लिंग निर्धारण की टेक्निक होती है, सेक्स डिटरमिनेशन की जो तकनीक होती है वो होती है एक्सओ टाइप के। मतलब यह है कि यदि एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है इंसेक्ट में तो ये होगा फीमेल के, और यदि एक्स और ओ मतलब नहीं है, एब्सेंट, ओ मतलब जीरो नहीं है, केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो ये होगा मेल के। मतलब ये है कि दोनों दो एक्स क्रोमोसोम होंगे तो फीमेल है, एक होगा तो वो मेल है के। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसका मतलब मेल और फीमेल में क्रोमोसोम संख्या में अंतर होगा, क्रोमोसोम के नंबर में अंतर होगा। फीमेल में हमेशा मेल की तुलना में एक क्रोमोसोम अधिक रहेगा बेटा। ठीक है, क्या लिखा है, all egg bear an additional X chromosome besides the other chromosome ऑटोसोम के सभी एग के। मतलब ये है, याद रखना बेटा, भूलना नहीं, के इंसेक्ट की बात करें हम तो इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में जो स्पर्म है वो ऑटोसोम प्लस एक्स ऑटोसोम वाले हो सकते हैं, केवल ऑटोसोम के, और जो एग है वो हमेशा कैसा होगा, एग हमेशा ऑटोसोम प्लस एक्स वाला होगा एग। ठीक है, याद रखिए जो स्पर्म है इंसेक्ट में वो दो तरह के होंगे, एक में एक्स क्रोमोसोम होगा दूसरे में नहीं होगा, और एग हमेशा एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑन अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोसोम वेयर सम डू नॉट के, तो आधे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा, आधों में नहीं होगा। यही हैंकिंग देखा था। एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल एंड दोस फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव द एक्स क्रोमोसोम बिकम मेल के। मतलब इंसेक्ट, ठीक है, स्पर्म ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, केवल ऑटोसोम, एग ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यदि ये दोनों मिलेगा तो फीमेल होगा, यदि ये दोनों मिलेगा तो मेल होगा बेटा, जाहिर सी बात है। क्लियर है ना। तो फीमेल में मेल की तुलना में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। क्लियर, ठीक है। चलिए, ये बात की हमने किसकी, ये बात की हमने इंसेक्ट्स के। ह्यूमंस में अलग है, ह्यूमंस की कहानी अलग है कि ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम है, एक जो है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर इक्वल होता है। मेल और फीमेल में क्रोमोसोम नंबर में ह्यूमंस में अंतर नहीं होता है, इंसेक्ट में अंतर होता है। इंसेक्ट में फीमेल में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है और मेल में एक क्रोमोसोम कम होता है। क्या क्लियर। तो यहां पर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एक्स और वाई क्रोमोसोम मेल में होते हैं, एक्स क्रोमोसोम में फीमेल में होते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर सभी एग एक समान होते हैं, उनमें एक्स ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा या ऑटोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो ये स्पर्म डिसाइड करता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट मेल बनेगा या फीमेल बेबी में डेवलप होगा। ठीक है, देखिए, due to involvement of X chromosome in the determination of sex, it was designated to be sex chromosome के। चूंकि X क्रोमोसोम का संबंध जो है सेक्स को डिटरमाइन करने में था, इसलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम कहा गया के। और बाकी रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम जो सेक्स को डिटरमाइन करने में भूमिका नहीं निभाते, उन्हें ऑटोसोम कहा हमने। ठीक है, ग्रास हॉपर इंपॉर्टेंट है, ग्रास हॉपर an example of XO type of sex determination in which the male has only one X chromosome और ऑटोसोम, फीमेल में जो है वो एक्स क्रोमोसोम का जोड़ा होता है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के मेल और फीमेल में क्रोमोसोम नंबर में आपको अंतर देखने मिलेगा। मेल में हमेशा फीमेल से एक क्रोमोसोम कम होगा क्योंकि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। क्लियर, तो ये एक्सओ टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन हो गया बेटा। ठीक है, फिर
These observations led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination. Okay? In a number of other insect and mammals, including man, XY type of sex determination is seen, where both male and female have the same number of chromosome. ठीक है, फर्क इतना सा है, मेल में XY होगा, फीमेल में जो है वो XX होगा। के याद रखिए, फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों वो दोनों जो है वो एक समान होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, मेल में एक्स और वाई अलग अलग होते हैं। ठीक है, वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है। ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये क्या है? दिस इज नोन एज द कैरियोटाइप। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप, ये कैरियोटाइप का रिप्रेजेंटेशन, इसको कैरियोटाइप कहते हैं आप, जिसके रिप्रेजेंटेशन को हम इडियोग्राम कहते हैं। दिस इडियोग्राम मतलब इमेज शोइंग दी कैरियोटाइप, ये कैरियोटाइप को दर्शाता है। कैरियोटाइप का मतलब है क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट। एक ऑर्गेनिज्म में जैसे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन को, उसके अरेंजमेंट को हम कैरियोटाइप कहते हैं, और कैरियोटाइप के प्रेजेंटेशन को हम इडियोग्राम कहते हैं। ठीक है। Among the male, an X chromosome is present, but its counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome. ठीक है, फीमेल में दो X क्रोमोसोम होते हैं, बोथ मेल और फीमेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मेल में ऑटोसोम प्लस XY होता है, फीमेल में ऑटोसोम प्लस XX होता है। ठीक, ड्रोसोफिला में भी बिल्कुल इसी समान जो है XX और XY से सेक्स का डिटरमिनेशन ड्रोसोफिला के अंदर भी होता है। याद रखें, ड्रोसोफिला का कॉमन नेम क्या होता है? फ्रूट फ्लाई। किस साइंटिस्ट ने इस पर प्रयोग किए थे बेटा? मॉर्गन ने प्रयोग किए थे इस पर। ठीक है, फिर इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म। हमने क्या देखा यहां पर? दो प्रकार की सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म को देखा हमने। एक है XO टाइप, दूसरी है XY टाइप के। एक है XO टाइप हो गया बेटा, जो इंसेक्ट में देखा हमने, दूसरा हो गया XY टाइप हो गया ये। ठीक है ना? दोनों केसेस में क्या होता है? मेल ने दो तरह के गैमेट को बनाया। XO टाइप में मेल ने गैमेट बनाया ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम, एक मेल गैमेट ये बना, ऑटोसोम एक मेल गैमेट ये बना। ठीक है, यहां पर XY टाइप में ऑटोसोम प्लस X ये मेल गैमेट बना, ऑटोसोम प्लस Y ये मेल गैमेट बना। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं हम कह रहे हैं कि यहां पर जो है वो दो तरह के गैमेट यहां बन रहे हैं, आइदर विथ और विदाउट X क्रोमोसोम, या सम गैमेट में X क्रोमोसोम है, कुछ में Y क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो गैमेट है यानी अलग अलग तरह के, हम क्या बोलेंगे बेटा? यहां पर हम ये बोलेंगे कि जो अलग अलग तरह के, जो अलग अलग के यानी अलग अलग तरह के गैमेट, अलग अलग तरह के जो गैमीट हैं वो मेल के अंदर बन रहे होते हैं। कहां पर? XO टाइप में और XY टाइप में। के XO में क्या? ऑटोसोम प्लस X बनेगा एक स्पर्म, ऑटोसोम अकेले वाला एक स्पर्म बनेगा। XY में ऑटोसोम प्लस X वाला स्पर्म बनेगा, ऑटोसोम प्लस Y वाला स्पर्म बनेगा। इसका मतलब ये होगा अलग अलग तरह के गैमीट मेल में बन रहे हैं, डिफरेंट मतलब हेटेरोवर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम। तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम मेल हेटेरोगैमी। हमको यहां पर देखने मिल रहा है, मतलब मेल के अंदर मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। फीमेल के गैमेट सब एक समान है, उनमें केवल X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उनमें ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो यहां पर हम मेल हेटेरोगैमी दिखाई पड़ रहा है हमें यहां पे। क्लियर? ठीक है, ठीक। जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे बर्ड्स की बात करें, पक्षियों की बात करें हम, इनमें सेक्स डिटरमिनेशन की डिफरेंट मैकेनिज्म होती है बेटा। इनमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन यहां पे फर्क ये होता है, यहां पर फीमेल हेटेरोगैमेटी देखने मिलती है। वेरी वेरी IMP, यहां पर फीमेल हेटेरोगैमेटी देखने मिलती है। और फीमेल हेटेरोगैमेटी का मतलब, हेटेरोगैमी का मतलब ये होता है कि फीमेल दो प्रकार के गैमेट को प्रोड्यूस करती है, जबकि मेल में एक ही प्रकार के गैमेट बनते हैं। तो मेल यहां पे होता है ZZ, सभी मेल गैमेट एक समान होते हैं, सभी मेल गैमेट एक समान होते हैं, उनमें Z क्रोमोसोम होता है जो सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करता है। जबकि फीमेल, यहां पर X और Y नहीं, Z और W लिया, जबकि फीमेल में क्या होता है? फीमेल होती है ZW के। यहां पे जो फीमेल गैमेट बनेगा वो ऑटोसोम प्लस Z वाला बनेगा, ऑटोसोम प्लस W वाला बनेगा। मतलब जो दो तरह के गैमेट हैं वो फीमेल के अंदर दिखाई पड़ते हैं। मतलब आप वर्ड्स के अंदर, आप पक्षियों के अंदर आप सेक्स डिटरमिनेशन की स्टडी आप कर रहे होते हैं, तो दो प्रकार के आपको गैमेट जो है वो दिखाई पड़ते हैं। क्लियर? ठीक। In order to have a distinction between the mechanism of sex determination,
described earlier, the two different sex chromosome of a female bird has been designated as Z and W chromosome. और जो फीमेल में जो है वो जब फीमेल गैमेट बनेगा तो एक में Z होगा, एक में W क्रोमोसोम होगा। जबकि मेल में क्या होता है, मेल होता है ZZ होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, दोनों एक समान ZZ होते हैं, तो मेल गैमेट हमेशा एक समान बनेगा। तो इस पक्षियों में वर्ड में स्पर्म एक जैसा होता है, परंतु एक दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस के बारे में मैंने आपसे कहा अभी कि एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का सेक्स डिटरमिनेशन होता है। मतलब यह है कि जो स्पर्म बनते हैं उनमें से आधे 50% स्पर्म जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं, 50% स्पर्म जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं। फीमेल में जो 100% सभी के सभी जो स्पर्म होते हैं वो एक होता है, फीमेल गैमेट होता है वो एक्स क्रोमोसोम वाला होता है बेटा। ठीक है, क्लियर। तो लड़का और लड़की होने की संभावना 50% होती है। ठीक है, यानी जब ये वाला स्पर्म एक को फर्टिलाइज करेगा लड़की होगी और ये वाला करेगा तो ये लड़का होगा। ठीक है, it has already been mentioned that sex determining mechanism in case of human is XY type. Out of 23 pair of chromosome present, 22 pairs are exactly same in both male and female। के जो 23 जोड़ा क्रोमोसोम का पाया जाता है उसमें से क्रोमोसोम का 22 जोड़ा जो होता है वो एक समान होता है मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, इन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। जब ऑटोसोम के साथ में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा प्रेजेंट होगा बेटा तो फीमेल होगा, और जब ऑटोसोम के साथ में एक एक्स क्रोमोसोम होगा एक वाई क्रोमोसोम होगा तो मेल होगा। ठीक है ना। इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के समय दो गैमेट तरह के गैमेट बनते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो दिमाग में आपको साफ साफ रखना है। ठीक है, फिर अब ये हम ऑलरेडी बात कर चुके कि 50% स्पर्म जो होंगे वो एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे, 50% स्पर्म जो होंगे वो वाई क्रोमोसोम वाले होंगे। ठीक है, और इस पे फर्टिलाइजेशन इज ए चांस इवेंट, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म किस एक को फर्टिलाइज करता है और उससे फिर बच्चे का सेक्स जो है वो डिटरमाइन होता है। क्लियर। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं इट इज अनफॉर्चुनेट दैट in our society women are blamed for giving birth to female children and has been ostracized and ill treated because of this false notion। ना तो हमारे यहाँ पे आज भी समाज में लोगों को लगता है कि लड़कियां केवल हो रही तो उसमें जो है वो उस महिला का दोष है, और वो आज भी जो है जेनेटिक्स के बेसिक फंडे को नहीं जानते हैं, और इसके चलते कई बार लड़के का रीमैरिज कर दिया जाता है, लड़की को छोड़ दिया जाता है, उसको की डिवोर्स कर ले लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आप देखेंगे, आपको देखने मिलेंगे गांव के अंदर इंटर एरिया में। चलिए, अब एक नई कहानी पर बात करते हैं। अब कुछ कहानी है यहां पर ये कि अब सेक्स डिटरमिनेशन का एक अद्भुत तरीका होता है, उसे बोलते हैं हम हैप्लो डिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। कहां देखने मिलता है? हनी बी में। यह हमको देखने मिलता है हनी बी के अंदर। याद रखिएगा, हनी बी में जो मेल बी होती है वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, कि हैप्लॉइड होते हैं, जबकि हनी बी में फीमेल जो होती है वो हमेशा डिप्लॉइड होती है। कि हनी बी में जो मेल होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, इनको हम बोलते हैं ड्रोन्स, इनको हम ड्रोन्स कहते हैं। ठीक है, फीमेल जो डिप्लॉइड होती है वो रॉयल बी होती है, या फिर जो है वो अपना जो है या क्वीन बी होती है, या फिर वर्कर बी होती है। होता यह है कि जो हनी बी के, सुनिए बात ध्यान से, पहले सुनिए कि हनी बी के अंदर, मधुमक्खियों के अंदर क्या होता है बेटा कि जो एग होते हैं, फीमेल बी ने एग दिए, यदि एग फर्टिलाइज्ड होंगे तो फीमेल बनेगी, यदि एग फर्टिलाइज नहीं होंगे तो भी बच्चों का जन्म होगा लेकिन वो मेल बनेंगे। मतलब मेल, सभी मेल हैप्लॉइड होते हैं यहां पर हनी बी में, और सभी फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। देखिए ध्यान से इमेज को, डिप्लॉइड फीमेल भी म्यूसिस होगा, एग बनेंगे बेटा, और एग में यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सभी मेल भी बनेंगे, हैप्लॉइड मेल भी बनेंगे। ठीक है, और यदि जो है वो मेल और फीमेल में संसर्ग होता है, कॉपुलेशन होता है, तब उसके बाद जो है वो एग में जो है वो स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है, तो अब क्या होगा, तब डिप्लॉइड कंडीशन स्टैब्लिश होती है, और डिप्लॉइड कंडीशन स्टैब्लिश होती है तो तब जो है वो फीमेल भी बनेगी। मतलब यहां पर एक्स और वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है, ना एक्स की बात की हमने, ना यहां पर हमने वाई की बात की, ना हम एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं यहां पे हम, ना हम वाई क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। यहां पे बात कर रहे हैं हम हैप्लॉइड होगा तो मेल है, और डिप्लॉइड होगा तो वो फीमेल है। ठीक है, देखिए, है ना, ये फ्लो चार्ट बेटा बना लोगे तो अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो कम से कम भाई, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना बराबर, है ना, छोटी छोटी बातें ये। अब आप में से कई बच्चे, सर आपने जेनेटिक्स में कठिन वाले क्वेश्चन नहीं लगवाए आपने, ये देखो भैया ऐसा है, क्रैश कोर्स में हम बिल्कुल और बिल्कुल जैसा एग्जाम में पेपर आने की संभावना उस पर बात कर रहे हैं, है ना। मैं साल भर जो बच्चों को पढ़ाया है, मैंने जीन फ्रीक्वेंसी बहुत सारी चीजें की है, जो ईयर लॉन्ग कोर्स होता है उसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में और डिटेल में आके पढ़ते हैं। यहां पर हमको जो है अपनी लिमिट तय करनी पड़ेगी बेटा, है ना। यहां पर हमारा फोकस ये कि इस पूरे साल स्कूल नहीं लगा है, पेपर कैसा आएगा हमें मालूम, लास्ट का पेपर कैसा है, तो अभी हमको क्या करना है, हमको पहले कवरेज पूरा करना है, यानी हम पूरा कवरेज कर लें अपने कोर्स का, कोई चीज ऐसी ना हो जो एनसीईआरटी में लिखी हो जो छूट जाए हमसे, वो नहीं होना चाहिए, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, है ना। तो अभी जितने क्वेश्चन लगवा रहा हूं आपको मैं टेस्ट के अंदर, डीपीएस के अंदर, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं आपको, वो सब जो है वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन से बेटा, क्या एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना, ठीक है ना, इसलिए जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। तो अभी आपको ये फ्लो चार्ट दिमाग में रखना है बेटा, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं म्यूटेशन पर, उत्परिवर्तन पर, कि म्यूटेशन क्या होता है। अभी हाल ही में बहुत हल्ला हो रहा है, सब तरफ लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया में डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस है और इसीलिए इन्फेक्शन बहुत तेज फैल रहा है, इसलिए ये अधिक खतरनाक हो रहा है, बहुत जल्दी रैपिड लेने वक्त भी नहीं दे रहा। यानी आपको बता दूं मैं कि मैं ऐसे कई पेशेंट देख रहा हूं, सिम्टम आया एक आध दिन वो कंफ्यूज रहे कि क्या हो गया, ठीक, आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए बोला उन्होंने, एक दिन बाद बंदा आया, 3 दिन गुजर गए, 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, 6 दिन गुजर गए, रिपोर्ट आने के 2 दिन के बाद लंग्स 70% तक 60% तक जो है इन्फेक्ट हो गया। ऐसे केसेस देख रहे हैं। कम से कम आपको बता दूं मैं रोज में कम से कम इस समय में 100 कोरोना से जुड़े हुए कंसल्टेशन दे रहा हूं बैठ के, अराउंड 100 से ऊपर, 100 से कम नहीं हो सकता, 100 से ऊपर कोविड पेशेंट के कंसल्टेशन जो है मेरे थ्रू जा रहे हैं। और उसके पीछे कारण यह है कि अभी इस वक्त जो है वो ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि हर परिवार के अंदर, हर जगह पर जो है, भारती की मदर को हो गया, भारती के ब्रदर को हो गया, उसकी वाइफ को हो गया, आज के भारती की एक सिस्टर को हो गया, उनके हस्बैंड को हो गया, ठीक है, उनकी मैड को हो गया, हमारे यहाँ मेरे को हो चुका है, मेरे बेटे को हो चुका है, ठीक है, और मतलब सब जो है कोई, संजय सिंह सर है अभी बहुत परेशानी में चल रहे हैं, उनके जो है वो जो मैडम है, उनकी वाइफ है, उनको भी कोविड पॉजिटिव हो गया। तो फैमिली के अंदर अमर सर की सिस्टर, उनके ब्रदर, जितने घर में लोग हैं उनको भी हुआ है। स्टाफ में, बायोमेंटर्स के स्टाफ में कई लोगों को कोविड हो गया है, कुछ का रिपोर्ट नेगेटिव आया है, सिम्टम पूरे कोविड वाले हैं, उनको आइसोलेट किया हुआ है। आपको बता दें बायोमेंटर्स का ऑफिस इस समय जो है ना बिल्कुल ऐसे चल रहा है, तब हमारे पास कितने ऑफिस है के, हमारे पास 4 ऑफिस है के, बॉम्बे के अंदर 3 ऑफिस है एक ही बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि बॉम्बे में बड़ा ऑफिस एक साथ नहीं मिलता है, ठीक है। तो वहां पे जो है हमारे पास में जो है बॉम्बे के अंदर तकरीबन जो है वो एक 8th फ्लोर पे एक ऑफिस है, 10th फ्लोर पे 2 ऑफिस है कि बॉम्बे में, जो कॉर्पोरेट पार्क है उसमें स्टूडियो सब, वो ऑफिस पिछला 1 साल हो गया है, उस ऑफिस को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। मुश्किल से मैं 4 बार गया हूं पिछले, जब से पिछला मार्च 2020 की बात करें, तब से लेकर अब अप्रैल 21 तक मैं केवल 4 या 5 बार ऑफिस गया हूं। एक बार दिवाली की पूजा में गया हूं, 1-2 बार बीच में गया हूं, बाकी मैं ऑफिस जा ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कारण यह कि ऐसे हालात बने हुए 1 साल से कि स्टाफ क्या, ट्रेन बॉम्बे में लोकल ट्रेन अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था, कुछ महीनों पहले, तब कुछ स्टाफ को बुलाया, स्टाफ बाहर का होता है, कोई गुजरात से काम कर का होता है, कोई कहीं अपने अपने गांव लौट गए वो लोग, कुछ स्टाफ ने नौकरी छोड़ दिया, कुछ को निकाल देना पड़ा, भी काम नहीं चल रहा था, क्या करते, मजबूरी थी, ये काम नहीं हो पा रहा था। तो अब मुंबई की परेशानी देख के मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि भैया एक काम करते हैं, एक ऑफिस जो है वो भोपाल में खोल लेते हैं, क्योंकि भोपाल मेरा नेटिव प्लेस भी है, तो वहां खोल लेते हैं, कम से कम वहां पे काम चलता रहेगा। खटा तमाम फुर्ती में जो है अमर सर को भी कहा भी ऑफिस जाके संभालो, वहां का आप पूरा मैनेजमेंट देखना वहां का, चलो कि संजय सर भी वहां पर रिप्रेजेंट है, तो वहां आज भोपाल का ऑफिस भी बंद पड़ा है, सब लोग घरों से काम कर रहे हैं, मैं घर से काम कर रहा हूं, ठीक है। बाकी अमर सर वगैरह क्या है कि ये जो है अमर सर चूंकि कहीं आसपास रहते हैं तो वो अपना ऑफिस एक्सेस कर पाते हैं, संजय सर भी हिम्मत करके ऑफिस तक आके रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग का सेटअप हर एक के घर में लगा पाना बहुत मुश्किल काम है। निधि मैडम, चारू मैडम, जितने लोग हैं सब अपने घरों में, अभी इतना बड़ा स्टाफ है, तकरीबन 50 लोगों का स्टाफ है, सपोर्ट टीम भी अपने घरों से काम कर रहे हैं, यानी जो कॉल लगाते हो आप तो व्यक्ति अपने अपने घरों पर है, वो सब कि वो आईवीआर सिस्टम लगा हुआ है, कॉल डाइवर्ट कर जाता है उनको। ईमेल करते हो, व्यक्ति ईमेल देखने वाला अपने घर से काम कर रहा है।
जो आपके एंड्रॉइड डेवलपर है, जो वेबसाइट देखना है, वो लोग भी अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं। हम लोग पिछले 1 साल में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखें। बीच में भोपाल गया तो मिलके आया था मैं कुछ महीने पहले, लेकिन पिछले कई महीनों से जो है हमारे बहुत सारा स्टाफ ऐसा है, साल भर होने आया है, केवल वीडियो कॉल पे बात है, 1-to-1 मुलाकात ही नहीं हो पाई। ये ट्रेजेडी है, सोचिए कोरोना की। पूरा बच्चे भूल गए कि स्कूल में क्या होता था, कि स्कूल उनको लगता है ये जो मोबाइल है यही स्कूल है, यही सब कुछ है। मतलब लाइफ बदल गई पूरी। डबल म्यूटेंट, अब आते हैं मुद्दे की बात पे के, ये तो कोरोना की कहानी तो सुनते चले आ रहे हैं हम बहुत दिनों से के, तो अब बात करते हैं कि ये डबल, अब ये म्यूटेंट क्या चीज है के, डबल म्यूटेंट। अभी हाल ही में आया कि भाई ट्रिपल म्यूटेंट भी हो गया है, मतलब आरएनए वाला वायरस है तो इसके अंदर जो है म्यूटेशन हो रहा है। तो म्यूटेशन क्या होता है, अब आप ये बात तो समझ लो अच्छे से, म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है बेटा सडन जेनेटिक चेंज, अनुवांशिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए इस बार का जो वायरस है वो इतना तेज हो गया है, गले में इंफेक्शन नहीं देता, आरटी-पीसीआर नेगेटिव आ जाता है कई बार, अंदर जाने के बाद वो तेजी से मल्टीप्लाई करता है। वो समझ गया कि दवा गोली खाना शुरू कर देंगे लोग, यदि मालूम चल गया। उसको तो अपने आपका शरीर यूज करना है। देखिए वायरस के लिए आप सिर्फ कल्चर मीडिया में, वो आपके बारे में कोच नहीं सोचता, वो कल्चर मीडिया में मल्टीप्लाई किया। छोटे बच्चों को पहले नहीं, पहली बार में नहीं हुआ था, अभी छोटे बच्चों को हो रहा है। बच्चे सेफ थे, कभी बच्चों को नहीं हुआ, अब बच्चों को भी हो रहा है, 1 महीने के बच्चे को भी हो रहा है। तो ये म्यूटेशन है, उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया उसने, कि इंसान को इन्फेक्ट करने के लिए क्या क्या मैं कर सकता हूं। वो देखो वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा, उसका डीएनए उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि कैसे वायरस को बचाकर जो है इंसानों को अटैक किया जाए। ये उसकी सोच है वायरस की, हमको उससे बचना है। देखो आप, ना दिखने वाला कण, माइक्रोस्कोपिक कण, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से के अलावा देख ही नहीं सकते वायरस को आप, उसने हाहाकार मचा रखा है सब तरफ, माहौल भी। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये म्यूटेशन होने लगाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि आने वाले समय में क्या म्यूटेशन के अंदर और हो सकते हैं कि, लेकिन हमको इसको एक बात करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर कैसे रोके इसको, आपने डरा दिया हमको कि ये तो और म्यूटेशन करेगा, और खतरनाक हो जाएगा। मैं एक ही बात बोलूंगा आपको, इसको खाने को मत दो। इसको सुनो मेरी बात के, ये बात बहुत पते की बोल रहा हूं कि वायरस को रोकने का एक ही तरीका है, इसको खाना मत दो। आप बोलोगे क्या खाना खाना बंद कर दे, अरे भाई खाना खाने वाली बात नहीं है, इसका मतलब है कि इसको शरीर के अंदर मत आने दो, इसको मास्क का इस्तेमाल करो, डबल मास्क लगा लो बाहर जाने के पहले, क्योंकि ये आपके शरीर को देखता है। जैसे इसके यदि वायरस को बोल पाता होता ना तो वायरस बोलता, आप बाहर निकलते थोड़ा मास्क निकाला होता तो वायरस ही होता, वाह मिल गया, जगह मिल गई मेरे को। क्या दूसरे वायरस से बोलता बाय बाय मैं जा रहा हूं, क्या करने जा रहे हो, अपने आप को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। देखो मैं अभी हजारों बना के कॉपी बाहर निकलूंगा। कैसे बाहर निकलेगा, अरे ये मास्क तो लगाता ही नहीं है, यही खांसेगा, यही छींकेगा, यही हमको आगे बढ़ाएगा, हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी हमको कि कोई था कोरोना। ये वायरस की सोच है। हमें क्या करना है, दुश्मन की सोच को समझना है हमको। अच्छा वायरस, हम मास्क लगाएंगे, कवर करेंगे, हम लेंगे, अच्छा ऐसे कैसे जाओ, जिंक की गोली खाएंगे, विटामिन सी भी खाएंगे कि अंदर आया तो बुम 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 धक 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 पिटाई लगा देंगे पूरी के बॉडी, सेल हमारी डिशुम डिशुम कर देगी पूरा, है ना। ये सोचना पड़ेगा हमको, तब तो काम। अंदर मत आने दो, अंदर आ गया तो बचने मत दो इसको, यही तरीका है तमाम। अंदर की इम्यून सिस्टम को बतला दो, देखो बाहर मत निकलना, मतलब बाहर से कोई अंदर आ सकता है तो पहचान लो कौन है वो है डॉन कोरोना वायरस। शरीर ने कहा दिखाओ तस्वीर, दिखाई तस्वीर, हां वैक्सीन काम करेगा। ठीक है चलिए, अब ये सामान्य ज्ञान बहुत हुआ, अब वापस लौट के मुद्दे पे आते हैं हम। मुद्दे की बात ये है बेटा कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है अनुवांशिक परिवर्तन के, जेनेटिक चेंज, यानी इट इज अ सडन जेनेटिक चेंज इन दी मेकअप, हम इट इज सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, अनुवांशिक ढांचे में अचानक से आने वाला यह परिवर्तन होता है जो नए कैरेक्टर्स का के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नए वेरिएंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नए वेरिएंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देखिए क्या लिखा आंसर में, म्यूटेशन इज द फिनोमिना विच रिजल्ट्स
इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, जो क्या करता है बेटा, which results in alteration of DNA sequence and consequently results in changes in the genotype and phenotype of an organism. ठीक है, मतलब ये डीएनए के, अब देखो बेटा, आरएनए वायरस में आरएनए के अंदर परिवर्तन होता है, डीएनए में डीएनए के अंदर परिवर्तन होगा बेटा, ठीक है ना, तो म्यूटेशन दोनों जगह बोलेंगे इसको हम. In addition to recombination, mutation is another phenomena that lead to the variation of DNA. अब देखो बेटा, यहां पर एक एमसीक्यू बनता है कि डीएनए में वेरिएशन लाने के लिए क्या फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है. डीएनए में परिवर्तन लाने के लिए दो फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है. एक होता है बेटा क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन इवेंट हो गया, ठीक है. दूसरा होता है आपका म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, सडन जेनेटिक चेंज होता है. ये म्यूटेशन केमिकल के कारण हो सकता है, रेडिएशन के कारण हो सकता है, ठीक है. तो ऐसे सभी केमिकल, ऐसे सभी रेडिएशन या ऐसे दूसरे एजेंट जो उत्परिवर्तन कर सकते हैं उनको हम म्यूटाजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उनको हम, म्यूटाजन बोलते हैं. म्यूटाजन वो एजेंट होते हैं जो म्यूटेशन को प्रेरित कर सकते हैं. देखिए आप, ये और डीएनए की करेक्टेड कॉपी है और ये म्यूटेंट कॉपी है. उसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस को न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को यहां पर चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया. यहां पे आप बोलोगे इतना बड़ा डीएनए, एक बदलाव से आखिर होता क्या है, हम देखते हैं आगे एक बदलाव से क्या होता है, ठीक है. देखिए, वन डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ईच क्रोमेटिड एंड इज हाईली सुपरक्वाइल्ड फॉर्म. ठीक है, जानते हैं हम. अब देखो बेटा, सिंपल सी बात है. देयरफॉर लॉस और गेन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, यदि डीएनए का एक हिस्से का लॉस हो जाए, हम बोलेंगे इसे डिफिशियंसी या डिलीशन म्यूटेशन. क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी या डिलीशन म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है. देखो बेटा, हो सकता है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के एक हिस्से का लॉस हो जाए, खो जाए वो हिस्सा, डिस्ट्रॉय हो जाए वो, इसे बोलेंगे आप डिफिशियंसी या डिलीशन बोलेंगे. या एक हिस्सा गलती से डबल हो जाए, एक हिस्सा गलती से डबल रेप्लिकेट हो गया, डबल बन गया, उसे बोलेंगे हम डुप्लीकेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको हम, डुप्लीकेशन बोलेंगे इसको हम, ठीक है. ठीक, इंसर्शन या डुप्लीकेशन का. फिर इसके अलावा क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, इसमें कोई बाहर से डीएनए आके जुड़ जाए, इंसर्शन बोलेंगे इसको हम. एक हिस्सा क्रोमोसोम का टूटा हुआ हिस्सा जो है वो 180 डिग्री पर घूमकर दोबारा क्रोमोसोम से जुड़ जाए, इन्वर्जन बोलेंगे हम. दो अलग अलग क्रोमोसोम जिनके आपस में कोई संबंध नहीं था, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम थे, उनके हिस्से टूट के आपस में बदला जाए, मतलब ऐसा क्रॉसिंग ओवर जो असामान्य हो. नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर नॉन होमोलोगस के बीच में होगा और क्रोमोसोम के हिस्से आपस में बदला जाएंगे, हम ट्रांसलोकेशन बोलेंगे हम. तो कई ऐसे म्यूटेशन होते हैं जिसमें कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है. ध्यान से बात सुनिए कि कई ऐसे उत्परिवर्तन होते हैं जहां पर कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, उन्हें हम क्रोमोसोमल एब्रेजन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, गुणसूत्र विपथन या क्रोमोसोमल एब्रेजन बोलते हैं. 4 प्रकार का होता है. डिफिशियंसी या डिलीशन बोलेंगे हम. डिफिशियंसी बोलेंगे जीन के लेवल पे, यदि कोई जीन हट गया तो डिलीशन बोलेंगे हम. क्रोमोसोम में होगा तो डिफिशियंसी बोलेंगे. डुप्लीकेशन बोलेंगे, यदि क्रोमोसोम का एक हिस्सा डबल हो गया तो डुप्लीकेशन बोलेंगे. जीन के अंदर यदि एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा हो गया तो हम इंसर्शन बोल देंगे हम. एक कोड एक्स्ट्रा हो गया तो इंसर्शन बोल देंगे उसको हम. नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रोमोसोम के सेगमेंट आपस में बदला गए, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे हम. सेम क्रोमोसोम का हिस्सा टूटा, 180 डिग्री पर घूम के फिर जुड़ गया, इन्वर्जन बोलेंगे. आप बोलोगे कहां है, ना तो की नोट्स में है ना एनसीईआरटी में है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा कि इन्वर्जन क्या, ट्रांसलोकेशन क्या, ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है. अब तो मतलब है जो है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाएगा. कि जीन्स नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, जीन क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं. क्रोमोसोम पर जीन जिन स्थानों पर पाए जाते हैं उन्हें हम लोकस कहते हैं बेटा, ठीक है. फिर यदि हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदलेगा तो जीन की भी पोजीशन बदला जाएगी और क्रोमोसोमल एब्रेजन जो होते हैं वो कई बार जो है वो हमको कैंसर सेल के अंदर देखने मिलते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के यानी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आपस में कोई परिवर्तन आएगा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आएगा उस. हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए. तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं. औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.
क्योंकि बायोमेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। से जीन जो होते हैं उनकी भी अपनी मैकेनिज्म, काम करने का तरीका बदल जाता है और कई बार कैंसर सेल में देखा गया है कि उनमें क्रोमोसोमल एब्रेजन होते हैं, असामान्य प्रकार से क्रोमोसोम के हिस्से आपस में बदला जाते हैं। जैसे फिलडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, फिलडेल्फिया क्रोमोसोम जो होता है वो भी एक प्रकार का क्रोमोसोमल एब्रेजन का एग्जांपल है जो कि ब्लड कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब मान लो ऐसा हुआ, मैंने कहा ना इतना लंबा डीएनए, एक पोजीशन पर एक जगह पर यदि एक नाइट्रोजन बेस को बदल दिया तो क्या हुआ? अरे हुआ ये कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे गड़बड़ हो गई। जैसे कि मैं आपको कुछ सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आपसे कि मेरा नाम है गीतेंद्र, ठीक है ना, स्पेलिंग है इसका अपना एक, है ना, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने जो है इसमें क्या किया, मैंने इसमें जो है यदि मान लो इसके लेटर को मैंने आगे पीछे कर दिया, बदल दिया, या कुछ ऐड कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया। मान लो मैंने क्या किया, मैंने जो है एक काम किया, मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने इसको लिया, उसको मैंने इसको लिया और इसको डिलीट कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, टी को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया। क्या हो गया अब ये, क्या ये गीतेंद्र लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, गीनंद्रा। ये क्या है, गीनंद्रा? नहीं, मेरा नाम तो ये नहीं है, आई एम नॉट दैट, मैं ये नहीं हूं गीनंद्रा, मैं ये नहीं हूं, मैं हूं गीतेंद्रा, गीतेंद्र। चलो ठीक है, जब इसमें डिलीट किया ऐसा करके, अब चलो एक काम करते हैं हम। अब फिर हमने एक काम किया, हमने क्या किया, हमने जो है वो यहां पर सपोज कि हमने क्या किया, सुनो बात को, पहले हम इसका बेसिक फंडा समझने बैठ के। मेरा नाम है गीतेंद्र, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक जगह पर रिप्लेसमेंट कर दिया, आपने ए को हटाया, यहां पे ए को हटाया आपने यहां पर, और आपने लगा दिया यहां पे, ए को हटाया और आपने यहां पे लगा दिया आई। अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरा नाम हो गया गीतेंद्र से गीतेंद्री। मैं क्या गीतेंद्री हूं? नहीं ना, कैसे, ये तो गलत बात है यार, है ना। आपने मेरे ए की जगह पे आई लगा दिया, मेरा नाम का मतलब बदल दिया आपने, मतलब आप बोल रहे हो गीतेंद्री, तो ये तो गड़बड़ मामला यार, है ना। ठीक है, तुम ज्यादा हंसो नहीं, तुम्हारे नाम में भी लगाऊंगा ना मैं कहीं ई की मात्रा, आई की मात्रा, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, कमल लगा दूंगा आई, ठीक है ना, ठीक, तो कमली बन जाओगे, समझ गए? ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके नाम के साथ में आप जो है वो एक लेटर बदलते हो, आगे पीछे करते हो, तो आपका नाम का मतलब है। जब आप बात कर रहे हो डीएनए की बात कर रहे हो, वो तो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। डीएनए जो है, जीन जो है डीएनए से बने होते हैं। जीन वो हिस्सा होता है डीएनए का जिस पे कोई पर्टिकुलर मैसेज होती है, वहां पे कोड को बदल दोगे आप तो एक अमाइनो एसिड बदल जाएगा और वो बड़ा गहरा असर डालेगा, जैसे कि हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया में। इन एडिशन टू अबव, म्यूटेशन ऑल्सो अराइजेस ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। डीएनए के एक बेस पेयर को बदल दोगे तो इसे बोलते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसी को बेटा हम जो है वो जीन म्यूटेशन भी कहते हैं इसको हम, ठीक है ना, या पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसके अलावा जो है डीएनए में आप एक जो है आप इंसर्शन होने का ना, आपने एक एक्स्ट्रा वर्ड इंसर्ट कर दिया, आपने कोई डिलीट कर दिया आपने, तो उससे जो है वो उससे भी जो है जेनेटिक कोड बदला जाएंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कर दिया आपने, मतलब आपने क्या किया, आपने एक नाइट्रोजन बेस को शुरू में आगे लाके जोड़ दिया आपने, तो पूरा फ्रेम जो है वो शिफ्ट कर गया, पूरा मतलब उसका बदला गया, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हम जब बेटा ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब एक बार विस्तार में दोबारा बात करेंगे उसमें, ओके। अभी क्या बात की हमने कहा आपसे कि देखो बेटा ऐसा है, पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा जो है इमेज का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। हम क्या देख रहे हैं, हमने कहा कि डीएनए में मैसेज है टीटीसी
एमआरएनए में है एएजी और जो प्रोटीन मारा है वो है लाइसिन के। मतलब इस मैसेज से जो डीएनए का जो मैसेज है बेसिकली वो लाइसिन अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए, एमआरएनए इसमें हेल्प करता है। अब मान लो एक ऐसा म्यूटेशन हुआ, ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंट जीन म्यूटेशन? ये एनसीईआरटी में नहीं है, की नोट्स में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं तो सुन लो अच्छे से, इसको एग्जाम में आ सकता है। तो साइलेंट जीन म्यूटेशन में क्या होता है? अमाइनो एसिड के अंदर परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अमाइनो एसिड जो है वो चेंज नहीं होगा, उसी अमाइनो एसिड का दूसरा कोड बन जाएगा, उसी का दूसरा कोड बन जाएगा, एक्चुअल मीनिंग नहीं बदलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कोड बदला गया लेकिन बना वो लाइसिन के। दिस इज दी साइलेंट जीन म्यूटेशन से हमको पता भी नहीं चलेगा कि कोई म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जब मिससेंस की बात करते हैं, मिससेंस में क्या हुआ? देखो टीटीसी था, सी की टी की जगह पे सी यहां पे आ गया, देखिए आप आ गया ना, ठीक है, कोड बदला गया, एएजी में एजीजी कोड हो गया और यहां पे आर्जिनिन अमाइनो एसिड आ गया। मतलब ये हुआ कि यहां पे गलत अमाइनो एसिड आके जुड़ रहा है जो कि नहीं जुड़ना चाहिए था, म्यूटेशन के कारण ऐसा हो रहा है। दिस इज द मिससेंस पॉइंट म्यूटेशन या मिससेंस जीन म्यूटेशन है ये। और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा बन जाता है, म्यूटेशन हुआ और स्टॉप सिग्नल कोडन बन गया। ये वो जेनेटिक कोड है, एमआरएनए है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। तो ये है स्टॉप सिग्नल, यहां पर प्रोटीन चेन बन ही नहीं पाएगी, एंजाइम बन ही नहीं पाएगा। ये है नॉनसेंस जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन के भी टाइप होते हैं, साइलेंट जीन म्यूटेशन, मिससेंस जीन म्यूटेशन और नॉनसेंस जीन म्यूटेशन। ठीक है, अब देखो फिर अगेन ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, पर वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का पता है कि हम जब बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि आप जब बेटा आप एमसीक्यू लगाने बैठोगे ना, फिर आप बोलोगे गीतेंद्र सर ने पढ़ा दिया तब भी एमसीक्यू नहीं बन रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पढ़ा दिया तो कोई भी दुनिया का एग्जाम जो है वो निकलना चाहिए आपका, समझ गए ना बात को? ठीक है। ट्रांजिशन जीन म्यूटेशन मतलब जब प्यूरिन को प्यूरिन से बदल दोगे, पायरिमिडिन को पायरिमिडिन से बदल दोगे, मतलब ये कि ट्रांजिशन जीन म्यूटेशन में प्यूरिन को हम प्यूरिन से बदलते हैं, पायरिमिडिन को पायरिमिडिन से रिप्लेस करते हैं, तो ये होता है ट्रांजिशन जीन म्यूटेशन। लेकिन उसका वाइस वर्सा बोले हम कि प्यूरिन को पायरिमिडिन से बदल दिया या पायरिमिडिन को प्यूरिन से बदल दिया, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सन जीन म्यूटेशन कहते हैं। दोनों टर्मिनोलॉजी याद रखना। ठीक, यदि प्यूरिन को प्यूरिन से रिप्लेस किया, पायरिमिडिन को पायरिमिडिन से रिप्लेस किया हमने, तो ये ट्रांजिशन जीन म्यूटेशन है। प्यूरिन को पायरिमिडिन से किया या पायरिमिडिन को प्यूरिन से किया, तो ये ट्रांसवर्सन जीन म्यूटेशन है। क्लियर? ठीक है। अब एक छोटे से परिवर्तन से एकदम अटेंटिव रहिए। मुझे मालूम है क्लासेस लंबी हैं, मेहनत करना पड़ रहा है आपको, एफर्ट लग रहा है आपको, लेकिन अटेंटिव नहीं रहोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा बेटा। अटेंटिव रहिए एकदम। अभी क्या हो रहा है कि अभी बहुत बच्चे ऐसे जो उम्मीद में जुड़ जाते हैं कि क्रैश कोर्स में कोई चमत्कार होगा। अरे भाई, क्रैश कोर्स में सिर्फ पढ़ाई होगी और पढ़ाई ही एकमात्र चमत्कार है जो जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है। यानी जो पढ़ाई है वही एकमात्र चमत्कार है आपकी जिंदगी में जो घट सकता है। तुम यदि किसी मिराकल की उम्मीद करते हो, किसी चमत्कार की उम्मीद करते हो, वो चमत्कार तभी होगा जब तुम पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तभी चमत्कार होगा। अरे यार सिंपल सी बात है, तुम ऐसी मतलब ईश्वर भरोसे लोग बात करते हैं ना, मैं कहता हूं घर में कभी देखा है पूजा पाठ होते हुए? भगवान भी क्या बोलता है कि तुम्हें पूजा करना है तो एक काम करो, ठीक है, तुम घर में कोई अनुष्ठान करना है, शादी विवाह करना है, जन्मदिन का यदि कोई पूजा पाठ कराना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? हवन लगाइए, भगवान जी की तस्वीर सामने रखिए, मूर्ति सामने रखिए, फूल हार चढ़ाइए, उनको स्नान कराइए, ईश्वर को, सामने बैठ जाइए और उसके बाद किताब खोल लीजिए, ओम वासुदेवाय नमो नमः, जो भी किताब में लिखा होता, मुझे नहीं मालूम ज्यादा कुछ, ठीक है, लेकिन फिर वो आता है भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, ठीक है, गरुड़ पुराण, ये जो जो दिखते हैं, जो आसपास में जो दिखाई पड़ता है हमको। भाई यदि मुस्लिम है आप तो मस्जिद में आप जाके जो है वो ईश्वर का ध्यान करके आप अपनी प्रार्थना करते हैं, आप नाट के आप जो है ईश्वर से दुआ मांगते हैं और नमाज पढ़ता है व्यक्ति। पढ़ाई तो वहां पे भी है। चर्च जाते हैं तो वहां पे पादरी जो होते हैं, जो फादर होते हैं, वो बकायदा किताब मैं देखा हूँ जो सीएमसी बेल्लोर में यहाँ पे कि बकायदा चर्च वर्च हम लोग जाया करते, संडे को, संडे टू संडे हम लोग भी बड़ा तैयार होके जो है वो चर्च वर्च जाया करते थे। चर्च गए, वहां वो सुना। चर्च जाने से आप क्रिश्चियन नहीं बन जाते, आप मस्जिद जाने से आप मुस्लिम नहीं बन जाते, आप मंदिर जाने से आप हिंदू नहीं बन जाते, आप गुरुद्वारा जाने से आप सिख नहीं बन जाते, आप जैसे जो थे वही रहते हैं आप। लेकिन ये बात जरूर है, चारों जगह की खास बात है, आप कभी जाएंगे ना
तो आपको जो पीस का अनुभव होगा वो जैसा मंदिर में, वैसे ही मस्जिद में, वैसे ही गुरुद्वारे में, वैसे ही जो है चर्च में है, वैसे ही किसी और जगह पर भी है। जंगल में होंगे आप, घने जंगल में हवा चल रही होगी पत्तियों की, आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअली इस बार यहां भी हो सकता है। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता इस बारे में, क्योंकि मैं बहुत ओपन माइंडेड आदमी हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो है मानवता का। सबसे बड़ा धर्म है कि अपनी प्रकृति को बचाएं हम। सबसे बड़ा धर्म यह है प्यार से रहें हम, मदद करें एक दूसरे की हम। इसके बाद तो फिर क्या है, वो बाकी एटीएम मशीन है सब। समझ रहे हैं आपको? एटीएम मशीन। अब आप बोलोगे सर क्या पैसे कमाने? नहीं, एटीएम मशीन से पैसे आप कब निकाल सकते हो? सुनना बात को, एटीएम मशीन से पैसे आप तब निकाल सकते हो जब आपके अकाउंट में पैसे हो। मंदिर एटीएम मशीन, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब एटीएम। यहां पर जाएंगे आप तो मशीनें हैं, सब बढ़िया है। यहां से पुण्य आप तभी कमा पाएंगे जब आपने कुछ किया हो, आपने काम किया हो, पैसा बैंक में जमा किया हो, तो आप उसको निकाल सकते हैं। यहां जाकर आप जो पाते हैं ना, वो वहां जाने से नहीं होता है। वो जो आप काम करते किए होते हैं, उसी काम का रिफ्लेक्शन गॉड आपको देता है। बोलता है नहीं, यू अर्न इट, यू अर्न दैट काइंड ऑफ सक्सेस। कितना मेहनत किया ये सक्सेस तुम्हारा। वो वैसे ही है, जितना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पैसा जब बैंक अकाउंट में आता है, फिर एटीएम से विड्रॉ कर लेते हैं। जिंदगी भी ऐसे ही है। तो ये सब क्या है? ये सब ओपन माइंड से सोचिए, खुले दिमाग से। यहां पर हम यदि कुछ जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर भी हमको कुछ नहीं मिलेगा। हम प्रार्थना करते रह जाएंगे। यहां प्रार्थना स्थल पे आपको तभी मिलेगा जब आपने पहले बैकग्राउंड में काम करके गए होंगे, तो वो बोलेगा कि नहीं, हाँ यू डिजर्व इट। मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, मेरे लिए तो अस्पताल भी मंदिर के समान है, मस्जिद के समान है। कितने सारे लोगों की इसके ये बात अलग है कि अभी हम शिकायतें भी सुन रहे हैं बहुत सारी कि ये भी हो रहा हॉस्पिटल। अब देखो ऐसा है कि बेटा जब इतना ओवरबर्डन चीजें होती हैं ना, तो कई चीजें मिसमैनेज होती हैं। और आपको पता है वी इंडियंस आर वेरी पुअर अबाउट इन दी मैनेजमेंट ऑफ सिंपल थिंग्स। ठीक है ना, उनको मैनेज करने में हम पुअर हैं, क्योंकि हमारी विल पावर जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। हमको सुधारनी पड़ी। वो कौन सुधारेगा? वो आप सुधारोगे। अब मैं भाषण से वापस लौट के आता हूँ, काम की बात करता हूँ। मैं पता नहीं, मेरा दिल कहता है, पता नहीं आप में से कौन ऐसा है, सच बता रहा हूं, यकीन मानिए इस बात का। ये बात मैं जो आज कह रहा हूं ना, गांठ बांध लीजिएगा इसको। आज के 10 साल बाद कभी याद रखिएगा इस बात को, याद कीजिए इसको। आप में से कोई तो ऐसा है जिसके लिए पूरी साजिश चल रही है। कि मैं सच बोल रहा हूं, आप सच क्या है, मेरा यकीन मानिए। आप में से कोई ऐसा है जिसके लिए पूरा ब्रह्मांड साजिश कर रहा है। ऐसी क्लासेस, ऐसा सब कुछ, मेरा जो है एक जो है इसे बोलते हैं टेलीपैथिक कनेक्शन, कुछ तो ऐसा है। आप में से कोई तो ऐसा है जो इस देश दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत बड़ा काम करने वाला है। यकीन मानिए इस बात का। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं कहीं लिख लेना, आज नहीं, अगले साल भी नहीं, 10-15 साल बाद इस लिखे हुए पर्चे को कभी खोल के देखना कि एक आदमी था, वो बोल के गया था कि कुछ होगा और कोई है, और तुम्हारे में से कोई है वो, ठीक है, जिसके लिए पूरी कायनात ये साजिश कर रही है। तू आगे निकल, देख, और वो है बेटा। ये तुम भी हो सकते हो। गॉड नोज, नोबडी नोज। आई बात समझ में? इसलिए कभी कम मत समझना अपने आप को। हमेशा एक बात यकीन रखना, मान कर चलना, कुछ तो ऐसा है जो अलग है, असामान्य है। ठीक है, चलिए लौट के आते हैं। अभी क्या था? नॉर्मल हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो सब कुछ ठीक ठाक जिंदगी में चल रहा था, बढ़िया था सब कुछ। के नॉर्मल आरबीसी था, उसमें डीएनए का सीक्वेंस था यहाँ पे CAC GTG GAC TGA GAA GGA TCTC, ये सब बढ़िया था। के यहाँ पे मैंने कहा ये अपना डीएनए का सीक्वेंस, ये कोडिंग सीक्वेंस था इसका, ठीक है, ये ठीक है, ये टेम्पलेट सीक्वेंस था इसका, ये ठीक है, ऊपर वाला कोडिंग का टाइम। अब ये सब हम मॉलिक्यूलर बेसिस से पढ़ेंगे। ये एक कोड था, इस कोड को एमआरएनए ने कॉपी किया, एमआरएनए ने कॉपी किया इस कोड को, एमआरएनए ने कॉपी किया इस कोड के, और क्या हुआ बेटा यहाँ पे क्या हुआ? कॉपी किया, और फाइनली क्या बनाया इसने? किसको कोड किया इसने? बताया, बनाया ग्लूटामिक एसिड। नॉर्मल पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 पोजीशन,
6 पोजीशन बीटा चेन, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6th पोजीशन, छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड नॉर्मली प्रेजेंट रहा करता था। सब कुछ ठीक ठाक था, दुनिया बढ़िया चल रही थी, 2019 का वक्त था ये। अब क्या हुआ, यहां पर एक ही जगह पे आ गया टी, म्यूटेशन बदला गया, एक ही जगह पे टी आ गया, म्यूटेशन है, बदला गया, ये बदला गया, एक ही जगह पे टी आ गया। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल पायरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन के स्थान पर पायरिमिडीन आ गया, मतलब यह हो गया ट्रांसवर्शन, जीन म्यूटेशन बदल लिया। कोड क्या बन गया, अब कोड बदल गया, यहां पे क्या हो गया, यहां पे कोड हो गया ये वैलिन अमाइनो एसिड के, दिस इज द कोड फॉर दी वैलिन अमाइनो एसिड का कोड बन गया, ये के म्यूटेंट हो गया। अब बात गड़बड़ हो गया, अब यहां पे इतना सा सिर्फ एक अमाइनो एसिड को बदल देने पर आरबीसी का शेप चेंज हो गया, आरबीसी हंसी आकार की सिकल शेप की हो गई यहां पे, तो ये हो कहलाया सिकल सेल एनीमिया बोला इसको हमने, सिर्फ एक अमाइनो एसिड को बदलने पर। ये है ट्रांसवर्सन पॉइंट म्यूटेशन या ट्रांसवर्सन जीन म्यूटेशन का एग्जांपल है ये, ठीक है। कौन सा, ग्लूटामिक एसिड बीटा चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के कोड को जो है वो बदल दिया गया वैलिन से, ठीक है। देखिए ये है म्यूटेशन, है ना, ठीक। तो इससे इतना फर्क पड़ा, यानी ग्लूटामिक एसिड के पे अमाइनो एसिड वैलिन वहां पर आ गया। ये डिटेल जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एग्जाम में पूछा जाता है और आपको बेटा ये याद रखना है, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट दिस लेवल। अब म्यूटेशन की मैकेनिज्म जो है पूरा डिटेल मैकेनिज्म की कैसे बनता है, ठीक है, तो वो सब थोड़ी हायर चीजें हैं। हालांकि मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में हम कुछ चीजों को जिक्र करेंगे बेटा उसका हम यहाँ पे, लेकिन एनसीईआरटी पे ही हम जो है वो सीमित रहेंगे, ठीक है। खुद एनसीईआरटी बोलता है कि रहने दे भैया, अभी यहाँ पे रुक जाएगा, इसी इतना ही पढ़ते हैं अभी, ठीक है। फिर कुछ केमिकल फिजिकल फैक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं उन्हें हम जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं उन्हें हम म्यूटाजन बोलते हैं। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, याद रखिए कि डीएनए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है 260 नैनोमीटर के, डीएनए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है 260 नैनोमीटर। इसका मतलब डीएनए सबसे अधिक जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डीएनए को डैमेज कर सकती है, म्यूटेशन को प्रोड्यूस कर सकती है वो, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे केमिकल जो म्यूटेशन प्रोड्यूस करते हैं म्यूटाजेंस कहते हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, अनुवांशिक विकारों पर बेटा हम बात करते हैं। यहां पे हमके क्या है इसमें, जैसे हम देखते हैं पॉलीडेक्टाइली हुआ, हाइपरट्राइकोसिस हुआ, प्रोजेरिया हुआ, ठीक है, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर में आते हैं। अब इनका पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम इसका पता लगाने के लिए हम देखो सिंपल सी, अब ड्रोसोफिला को क्यों मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को पसंद किया कि भैया इसी पे प्रयोग करूंगा मैं, क्योंकि वो जल्दी हर कुछ वीक में उसकी नई पीढ़ियां तैयार कर लेते थे वो। गार्डन पी को क्यों पसंद किया जो है मेंडल ने, क्योंकि बगीचा मटर की वो कई सारी ब्रीड हर साल एक नई उसकी फसल को पैदा कर लेते थे वो। पर इंसानों के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इंसानों में क्या होता है, आपको फैमिली हिस्ट्री देखनी पड़ती है। जब कोई पेशेंट आपके पास आता है ना, तो आप पेशेंट से पूछते हैं क्या प्रेजेंट कंप्लेंट है, पहले कोई बीमारी हुई थी क्या, कोई सर्जरी हुई है क्या, परिवार में किसी को ये बीमारी है क्या, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। किसी को परिवार में ये बीमारी है क्या, तो फैमिली हिस्ट्री भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका। एंड मेडिकल कॉलेज में आपको सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आपको कैसे पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग इज एन आर्ट। है ना, पेशेंट का अभी क्या होता है हमारे लेवल पे, फिजिशियन के लेवल पे क्या होता है, जब थोड़ा सा आप सीनियर हो जाते हैं तब आपको पेशेंट के ऑलरेडी पुराने पर्चे बहुत कुछ सामने आपके होता है, तो आप वैसे ट्रीट करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जब आप जूनियर डॉक्टर होते हैं, मेडिकल कॉलेज में होता है, आपको पेशेंट की पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड करना होता है। हॉस्पिटलाइज कोई पेशेंट होता है तो तब भी आपको पूरी हिस्ट्री उसकी रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो हम जनरेशंस की हिस्ट्री देखते हैं और फिर पता लगाते हैं कि व्यक्ति में आने वाले समय में क्या संभावना है, इस बीमारी के होने की क्या संभावना है, उसको हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग. This was based on the heritability of certain characteristic feature in families. After the discovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of trait of in human begin. कहने का मतलब ये है कि मनुष्य में बीमारियां होती हैं,
पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां कुछ चलती है, सबको पता था, लेकिन मेंडल ने जब जेनेटिक्स के बारे में बताया उसके बाद मनुष्य के अंदर भी कि इन बीमारियों का इनहेरिटेंस कैसे होता है, कैसे वो अगली पीढ़ी में पहुंचती है, उस पर रिसर्च जो है वो की गई, उस पर अध्ययन किए गए। अब चूंकि क्या होता है कि ह्यूमंस का देखो, जो स्टडी करने वाला है वो भी ह्यूमन है, जिस पर कर रहा है वो भी ह्यूमन है, तो जाहिर सी बात है कि जो लाइफ स्पान होगा दोनों का लगभग आसपास होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ता है कि यहां पर हम बोले कि 10 पीढ़ियों तक आप रुक जाइए, कि 10 पीढ़ी तक से मेंडल ने 7 साल में 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया, तो 7 से अधिक पीढ़ियां देख ली, 7 जनरेशन देख ली उन्होंने। ड्रोसोफिला की कई पीढ़ियां देख ली मॉर्गन ने, लेकिन यहां पे इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, इंसान मैक्सिमम 1 या 2 जनरेशन देख सकता है, 3 देख सकता है, उसके आगे कैसे पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर हम क्या करते हैं, ह्यूमंस में जब जेनेटिक्स की स्टडी करना होता है तो हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, यहां पर कि एक परिवार की कई सारी पीढ़ियों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखिए, ये कैनेडी पर जॉन एफ कैनेडी फैमिली के कैनेडी फैमिली है, तो हम देख रहे हैं कि कैनेडी फैमिली में का एक जो है बिजनेस इंसाइडर में एक पूरा का पूरा उनका जो है फैमिली ट्री दे रखा था कि भाई पैट्रिक जोसेफ कैनेडी थे, जॉन फिट्जवर्थ गोल्डवर्थ थे, जो है जोसेफ पी कैनेडी की मैरिज हुई रोजे कैनेडी से, उसके बाद ऐसे करके पूरा दे रखा उन्होंने चार्ट के, किसके बाद कौन, इसके बाद कौन प्रेसिडेंट बना, किसने क्या किया, ये पूरा है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि जॉन एफ कैनेडी जो है वो प्रेसिडेंट बने यूएसए के, क्या ठीक, और टेड कैनेडी यूएस के सीनेटर थे, रॉबर्ट एफ कैनेडी वो भी यूएस के अटॉर्नी जनरल थे, के तमाम उनके परिवार में जो है अलग 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 उन्होंने जो है वो अपना जो है पॉलिटिकल करियर बनाया। तो एक प्रकार से ये फैमिली, अब ये तो पॉलिटिकल लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन इसी को हम बीमारी के लेवल पे देखें, हम किसको भैया क्या बीमारी थी, क्या जैसे रॉयल फैमिली इंग्लैंड की देखें भाई, उनके पास में जो है हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है उनको के, तो ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन किसके बाद, तो पूरे ट्री का कई जनरेशन है, आप देखो 1 2 3 4 5 के आप 6, आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब स्टडी करते हैं एक पूरा का पूरा, और आप पता लगाते हैं कि इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या रहा होगा, तो वो कहलाता है क्या बेटा, उसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ सिंबल यूज करते हैं, एनसीईआरटी के सिंबल दिमाग के, मेल के लिए हम ऐसा बॉक्स बनाते हैं, फीमेल के लिए हम इस राउंड सर्कल बनाते हैं। जब मेल या फीमेल पता ना हो तो हम इस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं। सिंबल याद रखिएगा आपके, अफेक्टेड इंडिविजुअल को हम जो है डार्क कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या अफेक्टेड इंडिविजुअल को हम जो है डार्क कर देते हैं हम। ठीक है, मैटिंग के लिए हम जो है क्या करते हैं, एक लकीर खींच देते हैं 2 के बीच में, है ना, एक बॉक्स बनाया हमने स्क्वायर, और एक हमने जो है वो एक गोला बनाया, मतलब बॉक्स क्या हो गया, मेल और फीमेल, और एक लकीर खींची तब मैटिंग के। यदि क्लोज रिलेटिव में मैटिंग, यदि क्लोज रिलेटिव में होता है कि जो है वो क्लोज फैमिली के अंदर यदि मैरिज होता है तो वहां पे हम डबल एरो लगा, डबल लकीर खींचते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, पेरेंट्स को हमेशा ऊपर रखते हैं हम, नीचे फिर हम जो है वो चिल्ड्रंस को शो करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है ना, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, तो जो भी बच्चा अफेक्टेड होता है उसको हम डार्क करते हैं बेटा, उसको हम। ठीक है ना, क्लियर, ठीक। और यदि हमने कोई बॉक्स लिख के अंदर हमने जो है वो उसमें 5 ऐसा 5 लिखा, इसमें मतलब 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं बताया हमने इतना कहा कि 5 बच्चे उनके किसी को बीमारी नहीं है, ये मालूम चला इससे हमको, मेल या फीमेल अलग अलग मालूम हमको नहीं चल पाता है यहाँ पे हम। ठीक है, क्लियर, तो ये सिंबल हमको यूज करना है, जो टूल के रूप में यूज किया जाते हैं। अब ये तो हमें पता अच्छे से कि देखो कि कभी भी किसी में भी जो कैरेक्टर होते हैं वो डीएनए से कंट्रोल होता है, डीएनए जेनेटिक कैरेक्टर को धारण करता है बेटा के, और सिंपल सी बात है कि डीएनए के अंदर जो परिवर्तन आते हैं वही म्यूटेशन होते हैं, और उन्हीं के कारण बीमारियां हमको देखने मिलती है, उन्हीं के कारण हमको इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हमको जो है वो देखने मिलते हैं। और क्रोमोसोम के एक जोड़ा जिसमें समान स्थान पर समान प्रकार के जीन पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है क्रोमोसोम का वो जोड़ा होता है इसमें समान लोकेशन पे समान प्रकार के कैरेक्टर वाले जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन जेनेटिक मेकअप में ही कोई परिवर्तन होता है तो वही बेटा म्यूटेशन का कारण बनता है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, अब हम इतना जानते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी वो है जिसमें कि परिवर्तन कहां हुआ है, परिवर्तन इसमें कि जो है जीन के लेवल पे हुआ है। ठीक है, ठीक है, परिवर्तन जो है वो एक पर्टिकुलर जीन के लेवल पे हुआ है, और इस परिवर्तन में हम जो है वो मेंडलियन नियम है ना, जो मेंडल क्या बोलते थे जीन को, मेंडल का जो आज का जीन है वो मेंडल का फैक्टर था। परिवर्तन यदि फैक्टर के लेवल पे हुआ है तो हम उसकी स्टडी कर सकते हैं कि डोमिनेंट म्यूटेशन है, रेसेसिव म्यूटेशन है, तो वो कहलाता है मेंडलियन डिसऑर्डर कहलाता है। और एक होता है क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम नंबर की बात करें हम तो वो क्रोमोसोमल एवरेजन या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। चलिए देखते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी क्या है बेटा, वो है मेंडलियन डिसऑर्डर, दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यहां पे। ठीक है ना, चलिए मेंडलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं हम। अब ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
जब बेटा हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं तो यहां पर आपको फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस, फिनोमिना ऑफ रेसिवनेस वो आपको बराबर देखने मिलेगा, है ना। देखिए अब ये कौन से डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया, ये सभी मोस्ट कॉमन और प्रिवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर जो ह्यूमंस में देखने मिलते हैं। और इसमें बीमार जो है वो डिसऑर्डर में जो जीन होता है वो डोमिनेंट रेसिव हो सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और जिन बीमारियों के लिए रेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो रेसिव प्रकार से वो इनहेरिट होती है। सिंपल सी बात है, बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक जीन, दैट जीन में भी डोमिनेंट और दैट जीन में भी रेसिव के। यदि कोई बीमारी डोमिनेंट जीन से होती है तो अपने आप को होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस दोनों प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। यदि कोई बीमारी रेसिव जीन के कारण हो रही है तो वो केवल होमोजाइगस अवस्था में आने पर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। जैसे आप देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक। जैसे देखिए यहां पे क्या है, सिमिलरली The trait may also be linked to the sex chromosome। यदि कोई ट्रेट ऐसा लक्षण है जिसका संबंध सेक्स क्रोमोसोम से है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जो बोलेंगे सेक्स लिंक डिजीज। क्या बोलेंगे उसके लिए, हम सेक्स लिंक डिजीज बोलेंगे। और जनरली एक्स क्रोमोसोम जो होता है उससे यदि लिंक होगा तो हम उसको एक्स लिंक डिजीज बोलेंगे, वाई से होगा तो वाई लिंक बोलेंगे हमके। तो जनरली क्या होता है कि एक्स लिंक डिजीज हमको मोर कॉमनली हमको देखने मिलती है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर जीन लिमिटेड संख्या में होते हैं, सबसे कम संख्या में जीन होते हैं, इसलिए जो है वहां पे कम देखने मिलता है। एक्स क्रोमोसोम जो है बड़ा क्रोमोसोम होता है, यहां पर जो है वो कई वाइटल इंपॉर्टेंट जीन यहां पर पाए जाते हैं, इसलिए एक्स लिंक बीमारी हमको देखने मिल सकती है, ठीक है ना। अब देखो, यदि आपके पास में दो पेडिग्री चार्ट दे रखे हैं तो कैसे पहचानेंगे कि वो डोमिनेंट। देखो सबसे पहले तो आपको पहचानना है, कोई भी पेडिग्री चार्ट की आप स्टडी करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है। सबसे पहले पता लगाइए कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, और उसका एक ही तरीका है कि यदि माता पिता, मेरी बात सुनिए ध्यान से, अटेंटिव होके, माता पिता नॉर्मल दिख रहे हैं और बच्चे में बीमारी आ गई, सुनिए, माता पिता नॉर्मल दिख रहे हैं, बच्चे में बीमारी आ गई है, मतलब कैरेक्टर छिपा हुआ था, मतलब जीन इज रेसेसिव। देखो ध्यान से, माता पिता नॉर्मल है, बच्चे में बीमारी आ गई है, मतलब ये क्या है, ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब क्या देखा आपने देखा कि माता पिता जो है उसमें से कोई बीमार है, बच्चा बीमार है, ठीक है, बच्चे का बच्चा भी बीमार है, मतलब एवरी जनरेशन, ये जनरेशन, अगला जनरेशन और उसका अगला जनरेशन, एवरी जनरेशन इज हैविंग डिजीज। जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उनमें नहीं है बीमारी, जो जहां पर भी अफेक्टेड इंडिविजुअल प्रेजेंट है एक बीमारी अगली पीढ़ी में पहुंच गई, डोमिनेंट है। डोमिनेंट डिजीज में, डोमिनेंट प्रकार के इनहेरिटेंस में, यानी हम बात करते हैं कि जो डिजीज का इनहेरिटेंस की बात करें हम, तो डोमिनेंट जो है पेडिग्री एनालिसिस में डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो आपको हर जनरेशन में देखने मिलेगा। आपको जो भी वहां पर जो है वो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो भी वहां पर रहेगा आपको वो देखने मिलेगा, हर जनरेशन में देखने मिलेगा, ठीक है। देखिए ना, यहां देखने मिला, यहां देखने मिला, यहां देखने मिला, ठीक है। जबकि रेसेसिव में क्या होगा, पेरेंट नॉर्मल हो सकते हैं, बच्चों में बीमारी देखने हमको मिल सकती है। देखिए फिर से ये नॉर्मल थे, देखने मिल, तो पहले तो आपको डोमिनेंट रेसेसिव पहचान लेना है, ठीक है, क्लियर। फिर द कैरेक्टर्स, व्हेन कैरेक्टर्स इनहेरिटेड फ्रॉम फीमेल टू मेल ओनली, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। क्या आगे बात करते हैं इस पर, ठीक है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि आपको पेडिग्री चार्ट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि बीमारी जो है वो रेसेसिव है या डोमिनेंट है, ठीक है। पहले इसको आइडेंटिफाई कीजिए। यदि माता पिता नॉर्मल दिख रहे हैं, बच्चे में बीमारी दिखाई पड़ रही है तो रेसेसिव है, यदि हर जनरेशन में डिजीज दिखाई पड़ रही है वो डोमिनेंट हो सकती है, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफाई ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, ठीक है। ऑटोसोमल होगा बेटा तो क्या होगा कि
नो डिस्क्रिमिनेशन के, यानी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग मेल एंड फीमेल, दोनों में बराबर एक्सप्रेस करेगी। जबकि सेक्स लिंक होगा ना तो मोर अफेक्टेड मेल, ठीक है, मेल अधिक अफेक्टेड दिखाई पड़ेंगे, क्या, क्योंकि मेल के अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, चाहे वो जीन रेसिसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो अब मेल मोर अफेक्टेड दिखाई पड़ेंगे आपको, ठीक है। इनहेरिटेंस कैसा होगा यहां पे, मदर टू सन इज मोर कॉमन, अधिकतर देखने मिलेगा आपको, क्योंकि लड़कियों के पास क्या होता है, गर्ल्स के पास में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक नॉर्मल होगा और एक अफेक्टेड होगा, तो वो कैरियर होंगी, लेकिन वो बीमारी को बीमार नहीं होंगी, वो कैरियर होंगी, लेकिन वो उनको कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन ने संभाल लिया काम। लड़कों में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम में अफेक्टेड होगा तो वो बीमारी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। ऐसे पहचानना हमको। देखो जैसे हम बात करते हैं हीमोफीलिया की, पता है ना, हीमोफीलिया में जो है कोई कट लग जाता है तो ब्लड जो है वो जो है वो हम कहते हैं ब्लड जो है वो लंबे समय तक ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है। दिस सेक्स लिंक्ड रेसिसिव डिजीज will show its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of the cascade of protein involved in the clotting of the blood is affected. Due to this, the affected individual a simple cut will result in non-stop bleeding. क्या यहाँ पर जो है वो हीमोफीलिया में क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि जो है एक म्यूटेशन होने के कारण क्या होता है कि जो है एक्स कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा होता है, एक्स लिंक कैरेक्टर होता है बेटा ये, और जो है इसमें होता है ये कि प्रोटीन एक प्रोटीन नहीं, पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन पाता है, जिसके चलते जो है वो ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो पाता है। तो एक काम करते हैं, ओके, देखो द हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट डिजीज टू सन, मैंने कहा ना mother to son. The possibility of female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such female has to be at least carrier and father should be hemophilic, क्या, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि लड़कियों के हीमोफिलिक होने की संभावना कम होती है, उसके लिए मदर चाहिए कैरियर और फादर चाहिए हीमोफिलिक, ठीक है ना। The family pedigree of Queen Victoria show a number of hemophilic डिसेंडेंट एज सी वॉज द कैरियर ऑफ द डिजीज के, ऐसा कहा जाता है कि जो इंग्लैंड की महारानी है, फैमिली विक्टोरिया जो महारानी थी, उनके जो वंशज है उनके अंदर ये हीमोफीलिया देखा गया, क्योंकि वो हीमोफिलिक वो कैरियर थी हीमोफीलिया की, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे समझते हैं इसको हम। देखो बेटा, एक मेल है एकदम नॉर्मल, ठीक है, एक फीमेल है, ठीक है। इसमें क्या है, ये नॉर्मल दिखाई पड़ रही है, पर इसके एक एक्स क्रोमोसोम में क्या है, फॉल्ट है, ठीक है। सी इज कैरियर। कैरियर जो होते हैं वो हेटेरोजाइगस होते हैं, उनमें रेसिसिव जीन छिपा होता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए वो उनकी उसके अंदर आपको बॉडी नॉर्मल सब कुछ, पर जीन उसके अंदर चूंकि छिपा होता है, ठीक है, रेसिसिव है ना, कैरेक्टर छिपा हुआ है वो। अब क्या हुआ, गैमीट बने यहां पे, हमने कहा एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, गैमिट बना, एक्स क्रोमोसोम, अफेक्टेड वाला एक्स क्रोमोसोम बना, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी बच्चों की देखते हैं हम, यदि ये एक्स और ये एक्स मिला तो एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल, एकदम नॉर्मल फीमेल था, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये x और ये y और ये x मिला तो क्या बना, एक्स वाई नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हट के। लेकिन जब बारी यहां आती है, क्या बना, एक्स कैरियर नॉर्मल कैरेट के। अब यहां आते हैं,
इसको हो गया हीमोफीलिया, ये है हीमोफिलिक। बनेगा कि नहीं बनेगा? दो लड़कों में से एक लड़का नॉर्मल रहा, एक लड़का हीमोफिलिक हो गया। दो लड़कियों में से एक लड़की नॉर्मल रही, एक लड़की कैरियर होगी बेटा, याद रखना हमको, है ना। तो ये हमने एक बात देखी, हमने देखा ये पैटर्न देखा हमें। तो कहने का मतलब ये है कि इस जनरेशन में हमें कोई भी बीमार नहीं दिखाई पड़ा, दोनों नॉर्मल थे। कैरियर भी तो नॉर्मल होता है ना, जीन छिपा होता है उसमें, नॉर्मल थे। तो ये रेसिव कैरेक्टर हो गया, अगली पीढ़ी में दिखाई पड़ रहा है। फिर आप क्या देख रहे हो कि डॉटर नॉर्मल है, कैरियर है, बीमारी दोनों को नहीं है। दो डॉटर नॉर्मल है, एक कैरियर होगी एक नॉर्मल होगी, दोनों में बीमारी नहीं। बेटों में से आप देख रहे हो एक नॉर्मल है, एक को बीमारी हो गया। मदर टू कैरेक्टर कहां आ गया? मदर से बेटी में आ गया। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक इनहेरिटेंस को ये शो कर रहा होता है। क्लियर? ठीक है। अब जब हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो वहां पर ये वाली बात नहीं आती है। सिकल सेल एनीमिया में एक्स और वाई क्रोमोसोम का कोई संबंध नहीं है यहां पे, ठीक है। यहां पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा कि यहां पे जीन म्यूटेशन होता है, और यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे जो है हमने क्या देखा कि यहां पे जो है वो ग्लूटामिक एसिड का कोड जो है वैलिन के कोड से बदला जाता है। ये ऑलरेडी समझ चुके इस चीज को आप कि यहां पे जो है वो बीटा चेन के अंदर 6th पोजीशन पर जो है वो आपका ग्लूटामिक एसिड का कोड जो है वो वैलिन के कोड से बदला गया, तो वहां पे उसकी जगह पे वैलिन आकर जुड़ गया और उससे सिकल सेल एनीमिया वाला आरबीसी, सिकल सेल वाली आरबीसी बन जाती, सिकल सेल की आरबीसी बन जाती, उसे सिकल सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, आपको बेटा ये याद रखना है, ठीक है ना, पक्का इंपॉर्टेंट है। 2021 बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आते हैं फिनाइल कीटोनुरिया, इसके ऊपर भी हमने बात किया हुआ है पिछली क्लास में, जब प्लियोट्रॉफी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया कि नहीं बताया, तब मैंने बताया आपको ऑलरेडी, क्या, ठीक है। तो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हमने आपसे कहा यहां पर भी क्या है बेटा, फिनाइल एलेनिन जो होता है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है बेटा, और इसीलिए क्या होता है कि यहां पर जो है वो ये एक जीन है, प्लियोट्रॉफिक जीन होता है जो एक से अधिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज होती है, ठीक है ना, ठीक। अब आते हैं हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। ये तो हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर, मतलब फिनाइल कीटोनुरिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब के सब मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं, मतलब यहां पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या नंबर में कोई परिवर्तन होता है, दिस इज द चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम में फर्क हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पे एक जो है वो एक या अधिक क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो सकता है। यदि एक क्रोमोसोम कम होगा बेटा तो एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे हम उसको, हम उसके लिए क्या वर्ड, एन्यूप्लॉइडी वर्ड यूज करेंगे हम, ठीक। हाइपोप्लॉइडी कम संख्या में होगा, हाइपरप्लॉइडी संख्या में बढ़ जाएगा। एक या दो क्रोमोसोम कम या ज्यादा होंगे तो उसको एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे हम, एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे एक या दो क्रोमोसोम का फर्क होगा। यदि पूरा क्रोमोसोम का सेट मल्टीप्लाई कर जाएगा तो पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। पॉलीप्लॉइडी ह्यूमन बींग्स में देखने हमको नहीं मिलती है। क्या लिखा है, द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ द एब्नॉर्मल अरेंजमेंट और ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, ठीक है ना। देखो, failure of segregation of chromatid during the cell division cycle results in the gain or loss of a chromosome. It is called aneuploidy. aneuploidy में एक क्रोमोसोम बढ़ सकता है, एक क्रोमोसोम कम हो सकता है, दो क्रोमोसोम बढ़ सकते हैं, दो क्रोमोसोम कम हो सकते हैं, ठीक है। यदि नॉर्मल, सुनना बात ध्यान से बात सुनिए, 2n नॉर्मल क्रोमोसोम, यानी किसी ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। यदि एक क्रोमोसोम बढ़ गया उसमें तो एक क्रोमोसोम के जोड़े में, ध्यान से बात सुनिएगा, नॉर्मल व्यक्ति में क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं। क्रोमोसोम नंबर 2n सब क्रोमोसोम जोड़े में, एक क्रोमोसोम बढ़ गया +1 तो एक जोड़े पे क्रोमोसोम कितने हो गए, 3 हो गए, ट्राइसोमी। 2n + 1 इज ट्राइसोमी। तो ये मत बोलना 3 कहां से आ गया, ट्राई मतलब 3, अरे भाई नॉर्मली जोड़े में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक जोड़ दिया आपने एक्स्ट्रा तो ट्राइसोमी हो गया, ठीक है। 2n - 1 जोड़े का एक क्रोमोसोम कम हो गया, मोनोसोमी हो गया। 2n + 1 + 1, 2n + 1 + 1 डबल ट्राइसोमी। 2n + 2 टेट्रासोमी। 2n - 1 - 1 डबल मोनोसोमी। टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखना, मोनोसोमी क्रोमोसोम के जोड़े में से एक ही बचा क्योंकि एक माइनस हो गया है। ट्राइसोमी क्रोमोसोम के जोड़े में एक और जुड़ गया है तो 3 हो गया, ट्राइसोमी बोला उसको, ठीक है।
डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या होता है, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम के किसी जोड़े में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं हम, ठीक है ना। ठीक, जब पूरा क्रोमोसोम का सेट मल्टीप्लाई करता है उसे पॉलीप्लाइडी कहते हैं। पॉलीप्लाइडी हमको कहां देखने मिलता है, हमें प्लांट्स में देखने मिलता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना कम रहता है, एक क्रोमोसोम जो कम होता है। टर्नर सिंड्रोम इज द एग्जांपल ऑफ द मोनोसोमी एंड डाउन सिंड्रोम इज एग्जांपल ऑफ द ट्राइसोमी, ठीक है। देखिए ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम के होते हैं, एक क्रोमोसोम के एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है एक जोड़ा, ठीक है ना, ठीक है। ट्राइसोमी और मोनोसोमी दोनों हमको ह्यूमंस में देखने मिलती है। मतलब डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर पर एक क्रोमोसोम जो है वो एक एक्स्ट्रा हो गया, मतलब जो क्रोमोसोम का 21st पेयर होता है उसमें एक क्रोमोसोम यहां पर एक्स्ट्रा रहता है, तो वो क्या ट्राइसोमी कहलाता है, इसे ट्राइसोमी बोलेंगे हम, ठीक है। मोनोसोमी में क्या होगा, एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो हम मोनोसोमी बोलेंगे उसको हम, ठीक है। तो क्या काम है ना कि आपको जो है वो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये कॉमन एग्जांपल होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। जैसे पहले हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, इंपॉर्टेंट है बेटा के ये वाला इमेज जो दिखाई पड़ रहा है छोटे बच्चे का इमेज को डाउन सिंड्रोम में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, the cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of chromosome at तो 21st ट्राइसोमी कहते हैं इसको हम, ट्राइसोमी 21st क्या, 18th ट्राइसोमी इज द एडवर्ड सिंड्रोम, कहीं नोट कर लेना, 18th ट्राइसोमी इज द एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। 21st ट्राइसोमी है, इट इज द डाउन सिंड्रोम, और इसको पहली बार लैंगडॉन डाउन ने बतलाया था इसको, ठीक है। इन्होंने कहा कि अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है वो छोटी हाइट का होता है, शॉर्ट स्टेचर का होता है, स्मॉल राउंड छोटा गोल सिर होता है, जीभ में जो है वो दो हिस्सों में बटी होती है, फरोट टंग होती है, इसमें पूरा मुंह नहीं खोल पाते हैं, पार्शियली ओपन माउथ होता है इनका, मुंह खुला रहता है, मतलब मुंह पूरा बड़ा जबड़ा भी नहीं खोलता, लेकिन मुंह इनका जो है पूरा उसमें क्लोज नहीं कर पाते उठ के। फिर पाम इज ब्रॉड, हथेली बड़ी होती है, उसमें एक पाम क्रीज के एक कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, एक लंबी सी आपको जो है वो लंबा सा क्रीज देखने मिलेगा उसमें। फिर फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड होता है, तो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं। अब देखिए आप इसकी तस्वीर में देखिए, आप इसमें फ्लैट बैक ऑफ हेड दिखाई पड़ रहा है, ब्रॉड फ्लैट फेस दिखाई पड़ रहा है, बिग एंड रिंकल टंग दिखाई पड़ रही है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज रहता है, ठीक है। और जो है फिंगर्स पर, टिप पर कई सारे लूप दिखाई पड़ते हैं, पाम क्रीज दिखाई पड़ती है। ये करेक्टर भी याद रखना बेटा, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं, इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ द ट्राइसोमी ऑन द सेक्स क्रोमोसोम के। यहां पे क्या होता है कि एक्स वाई की बजाय एक्स एक्स वाई होता है, ठीक। इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम की, तो कैरियोटाइप में 47 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स वाई होता है यहाँ पे। ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें मस्कुलाइन मसल्स भी डेवलप होंगे उनमें, हालांकि उनमें फेमाइन कैरेक्टर देखने मिलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, गायनेकोमेस्टीजिया बोलते हैं इसको बेटा के। और ऐसे इंडिविजुअल होते हैं वो नॉर्मल गैमेट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, स्ट्राइल होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो टॉल होते हैं लेकिन फेमाइन कैरेक्टर आपको देखने मिलते हैं। और इनमें जो है वो मेल ब्रेस्ट जो है बड़े साइज के देखने मिलते हैं, ना फीमेल के समान देखने मिलते हैं, इसे गायनेकोमेस्टीजिया कहते हैं, ठीक है। फिर टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में जो है वो एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, एक्स एक्स की बजाय ये एक्स ओ होता है, एक कम होता है, ओ मतलब 0 कम होता है, मतलब ये एग्जाम्पल है किसका, मोनोसोमी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ऐसे डिसऑर्डर में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, टोटल 45 क्रोमोसोम ही रहते हैं, और फीमेल ऐसी स्ट्राइल होती है, इनमें ओवरीज रूडिमेंट्री होती है, ओवरी फंक्शनल नहीं होती इनमें के, और इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी देखने नहीं मिलते हैं के। तो ये शॉर्ट स्टेचर की होती है, अंडर डेवलप्ड फीमेल होती है के। और जो हम बोलते हैं ना इन्यूक्स कहते हैं हम के, जो बोलते हैं हम कि इन्यूक्स होते हैं जो बायोलॉजिकली, तो जो इन्यूक्स हैं जिनको कॉमन लैंग्वेज में लोग जो है वो अलग अलग प्रकार से जो है वो, कॉमन वर्ड भूल रहा हूँ उसका मैं, तो इन्यूक्स के, तो वो उनमें क्या होता है जो शादी विवाह फंक्शन में दिखाई पड़ते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल, क्या एक्स एक्स वाई या एक्स ओ हो सकते हैं, कॉमनली एक्स एक्स वाई, बिकॉज दे आर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले लोग होते हैं, उनका दिमाग कम नहीं होता उनका, दे आर नॉट मेंटली, वो बेसिकली वो उनमें फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक होती है उनमें, लेकिन उनको आप जो है ये नहीं बोल सकते हैं आपकी जो थर्ड जेंडर जो है दे आर नॉट इंटेलिजेंट के, दे मे बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना। बस कैरेक्टर फेमाइन होते हैं ड्यू टू वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना।
पर ऐसा भी नहीं है कि कई आप देखते होंगे, कई घटनाएं सुनते हैं आपकी, कोई व्यक्ति जो है, कई लोगों के बारे में अभी भी ये पहली साइंटिस्ट के लिए पजल है कि देयर आर सर्टेन सेक्सुअल बिहेवियर आर नॉट कंट्रोल बाय क्रोमोसोम, वो कुछ ना कुछ का साइकोलॉजिकल कारण भी होता है। तो वो सब चीजों पर अभी भी रिसर्च चल रही है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, अभी हम जेनेटिक्स पर उसी पर बात करेंगे। तो XXY इज द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, XO इज द टर्नर सिंड्रोम, 21st ट्राइसोमी इज द डाउन सिंड्रोम। ठीक है, यहां पर बेटा हमारा पूरा जेनेटिक्स पूरा होता है और आप देख रहे हैं एनिमेशन में आपको बताया जा रहा है कि भैया रैंक 1 लेके आना है, इससे कम कुछ नहीं चाहिए के, कम से कम ये चाहिए के दिल मांगे मोर। ठीक है, इसलिए थोड़ा पढ़ लो और दिल मांगे मोर, थोड़ा पढ़ लो और क्या लेके आना, रैंक 1 लेके आना। ऑल द बेस्ट।